Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आज आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड था। मेरे जो प्रीवियस सेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जो मेरे नॉन में हैं वो मुझे कॉल करते थे, बोलते थे कि सर आप एक सेशन बनाइए जो कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। यूट्यूब के इतिहास में वैसे तो आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से बताते हैं कि किस तरह से न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना है। आज मैं आपको न्यूज़पेपर में, चाहे कोई भी पर्सन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे कोई पर्सन बैंक्स पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई पर्सन जनरली ही अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, तो उन सभी पहलुओं को मैं साथ में लेके आपको आज का ये सेशन जो है, आपको एक एक चीज़, एक एक क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं न्यूज़पेपर को लेके कि किस तरह से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, किस तरह से कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना है, या जिस तरह से आप बोलते हैं कि सर हमें तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 4-4 घंटे लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं, वो कैसे हैंडल करना है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस सेशन में मिल जाएगा। ये जो सेशन है ये 1 घंटे तक हो सकता है। और आप सभी को मैं एक बात बता दूं, कोई भी पर्सन इंडिया में या इसके अलावा जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं जो हिंदी और उर्दू बोलते हैं, उन कंट्रीज में भी अगर कोई पर्सन जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो पढ़ना चाहता है, वो भी इस टेक्निक को फॉलो कर सकता है। रीजन बिहाइंड दिस, मैं आज जो आपको टेक्निक लेके आया हूं, इसमें कोई मुगली घुट्टी नहीं है कि छोटे बच्चों को मैं की तरह जैसे घोल के पिला दी, उसको जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। आपको एक असर्टिव होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव फैक्टर लेके आना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको आपके अंदर ज़ील होनी चाहिए कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम मुझे ये चीज़ें लर्न करनी है। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है आपको इस सेशन में मिल जाएगा 101%। रीजन बिहाइंड दिस, चाहे कोई पर्सन बैंक की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई पर्सन यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई पर्सन एसएससी की तैयारी कर रहा हो, ये जो न्यूज़पेपर है ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप गालियां निकालते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप एक अल्कोहलिक पीपल्स के साथ रहते हैं, आप किसी भी तरह की पर्सनैलिटी, या वो लोग जो सोसाइटी में एक अलग तरह के लोग होते हैं उनमें रहते हैं, अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं आपके, वो आप डिफरेंट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी डिबेट में, किसी भी पर्सन के सामने, किसी भी एक, जब आप मान लीजिए आप टीचर हैं, आपके पास एक ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं, ये कोई ज्ञान ऐसा नहीं है कि किसी की बातें मैंने सुनी हैं और मैंने आपको बोल दिया, या रटा रटाया ज्ञान जो मैंने कई बार हमें स्कूल में मिलता था, रटा रटाया ज्ञान, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जितने भी, देखिए, आपने कभी किसी यूथ को, आप अपने यूथ में देखिए, आपने किसी यूथ को कभी न्यूज़पेपर पढ़ते देखा है? देखा भी होगा तो वो ज़्यादातर मसाला देखेगा, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज देखेगा, उसकी खबरें देखेगा, या फिर कोई जैसे वेब सीरीज देखेगा। तो इस तरह से अब खबरें जो पढ़ते हैं वो या तो बुजुर्ग लोग पढ़ते हैं, या फिर कोई टीचर लोग पढ़ते हैं, या ऐसे लोग जिनको ज्ञान अच्छा लगता है वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज के इस सेशन में हम एक ऐसी, मैं आपको बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, आप भी अपनी लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी वो तमाम चीजें जो आपको लैक करती हैं, देखिए, हाँ, वो सारी चीजें आप सीख जाएंगे। आपके पास अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो आपकी पर्सनैलिटी आपके बोलने के लिहाज से बोलने के लिहाज से ही आपको समझ में आ जाएगी। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, इस सेशन, this is my one of the favorite session which I'm giving you the proper lecture about that.
आज से कुछ साल पहले जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, मैंने लगवाया, 6 महीने मैंने पढ़ा था और 6 महीने में मुझे सभी तो यूनिवर्स में इस तरह से जैसे कोई भी साइंस की चीज़ें पता थी, मुझे सभी जो जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हेड्स पता थे, हेडक्वार्टर्स पता थे, कौन से लॉज होते हैं, किस तरह से क्या होता है, कौन कौन से लॉज के अकॉर्डिंग कन्वेंशंस होती हैं, किस तरह से समिट्स होती हैं, काउंटर पार्ट्स क्या होते हैं, इनवॉइस और एम्बेसडर के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक डीप नॉलेज आपको वहाँ से मैंने पाई और आप भी पा सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको और भी बहुत अच्छे सेशन लेके आऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसी तरह से हम धमाका करते जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन है, अब हम सीखेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, इंडियाज लीडिंग न्यूज़पेपर। मैंने लीडिंग न्यूज़पेपर क्यों कहा, क्योंकि जो पर्सन यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए पेपर अलग से होते हैं, और जो लोग बैंक्स की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए पेपर अलग होते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी है, अगर आपकी अच्छी है, तो आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। आप कहेंगे ये कैसे होगा, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा सेशन में। देखिए, अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। अगर आप ये टाइप करते हैं, ये टाइप करने पे नहीं आता है, तो आप विदाउट स्पेस #द क्वेस्ट ऑफ करमजीत अगर आप टाइप करते हैं तो आपको मेरे चैनल पे आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये जो 2 पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं। यूपीएससी की प्रेपरेशन करते समय आपको ये सारे मिल जाएंगे। देखिए, यूपीएससी और बैंक की प्रेपरेशन करते टाइम आपको ये दोनों पेपर आप इनको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, द हिंदू मैंने क्यों बोला, देखिए इस पेपर की जो लैंग्वेज है, इस पेपर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पेपर में जो ऑथर्स हैं, एडिटर्स हैं, वो इतने बढ़िया हैं। इसमें इन पेपर्स में ना तो कभी बॉलीवुड का कोई मसाला होता है, ना ही किसी सेलिब्रिटी की कोई फोटो छपती है, या हाँ, फोटो इसलिए छपती है कि अगर कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए। भारत में अगर कहीं पे कोई कंट्रोवर्सीज होती हैं, तभी अगर कोई लॉ है या कोई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, वैसे तो कोई नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ऐसी कोई बातें नहीं आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो एक लॉ के अकॉर्डिंग बताई गई हों या बड़े डिसीजंस लिए गए हों, तो वहाँ पर ये पेपर पूरी कवरेज करता है। इस पेपर के अंदर जो एडिटोरियल पेज होता है, वो उस पेज में आपको फाइनेंस की चीज़ें, आपको ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लेटर टू एडिटर हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। हालांकि मैंने पेपर की कोई कटिंग नहीं की है, सिर्फ मैंने लोगो यूज़ किया है जस्ट टू टेल यू हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। इस पेपर में द इंडियन एक्सपर्ट जर्नलिज्म ऑफ करेज, ये मैंने पेपर लगवा रखा है। इस पेपर की भी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे फैक्ट एंड फिगर्स मिलते हैं, जिसमें आप पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि बेसिकली आपको इस पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये तो पेपर की बात हुई। इस पेपर का प्राइस है 10 रुपीज़ और इस पेपर का प्राइस है 5 रुपीज़, लेकिन क्वालिटी दोनों की इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हाई है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों पेपर। ये दोनों पेपर मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं, अगर आपने 6 मंथ तक इस पेपर को लगवा लिया, आप मुझसे लिखवा लीजिए, डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा एक ह्यूज यूं कह लो कि डेवलपमेंट होगा, आपके व्यक्तित्व में इतना निखार आ जाएगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग पूरा का पूरा ही चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है, कैसे ये पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा? अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स की भरमार है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, वो चीज़ें आप उसके ऊपर हम फोकस करेंगे अभी। तो जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। एसे राइटिंग क्या होता है? देखिए, यूपीएससी में जब भी आपसे कोई एसे के बारे में पूछा जाता है, आपको कुछ शब्दों में, 250 शब्दों में या 300 शब्दों में, इस तरह से आपको एक पैसेज बनाना होता है, या 500 शब्दों में, जो भी एग्जाम का पैटर्न रहता है यूपीएससी का, उस हिसाब से आपको इसके ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, देखिए, आपने जब एक चीज मैं आपको बताता हूं, एसे राइटिंग क्या होता है। अगर आपसे ये बोलूं कि आप कुछ ऐसी लाइनें लिख के दिखाइए जो पहले किसी ने नहीं लिखी, आप लिख नहीं पाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कहूँ ना कि चलो एक काम करो, आप मोटिवेशनल कोई लाइन लिख के दिखाओ, आप किसी से कॉपी करके वो लिख देंगे, लेकिन आप अपने दिमाग से नहीं लिखेंगे। आप सोचेंगे नहीं कि मैं किस तरह से इनोवेटिव मैं कैसे हो सकता हूं। वो कैसे होगा? जितने भी लोग हैं, जो ऑथर्स हैं, एडिटर्स हैं, जो बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ऐसे थोड़ी ना बड़े हैं। वो इतने बड़े बड़े रैंक पे कैसे आए हैं? इन चीज़ों को पढ़ के आए हैं। किस तरह से एक कॉन्सेप्ट काम करता है, किस तरह से देशों के साथ बिजनेस होता है। तो वो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, जिन लोगों ने पहले कोई टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हो चुके हैं, जो रह चुके हैं, जिनका अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उस हिसाब से वो अपने जो व्यूज़ होते हैं वो अपने दिमाग में जो चीज़ें उनके चल रही होते हैं वो शब्दों में उतार देते हैं, फिर वही न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो पढ़िए, ये इससे पता चलता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाए कि NAA नेशनल अमेंडमेंट, ये जो था NAC नेशनल जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था ना, CAA के बारे में बात कर रहे हैं, तो CAA के बारे में बात बताइए। अभी तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है CAB क्या होता है, CAA क्या होता है, तो इस तरह से इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। अगर एक्ट अलग चीज़ है, बिल अलग चीज़ है, इस तरह से उसमें कौन कौन से विदेशी कितने टाइम तक रहें तो उनको कितनी के बाद इंडिया में सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं होगा। अगर आपसे मैं एक बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछूं, कोरोना क्या है, आप अपने व्यूज आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन वही चीज अगर सपोज करो कि किसी एक रिक्शा वाला से पूछ लो कोरोना क्या है, क्या वो रिक्शा वाला मान लो वो पढ़ा लिखा नहीं है, उनसे पूछेंगे कोरोना क्या है, तो वो बोलेगा कि कोरोना एक बीमारी है, पता नहीं क्या मोदी ने छोड़ दी है या इन सब की साजिश है, वो अपने व्यूज बोलेगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना क्या है, तो आप बोलेंगे कि दिस काइंड ऑफ डिजीज और ये ब्ला 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 ब्ला, ये ऐसे है, ये ऐसे। वो आप तब आंसर दे पाएंगे जब आपने वो आर्टिकल पढ़ा होगा, आपको उसकी बारीकियां पता होंगी, वो किस तरह से काम करता है। सार्स क्या है, अगर आप रिक्शे वाले से पूछें कि सार्स क्या है, वो पता नहीं है मुझे क्या है, लेकिन आपको पता होगा कि सार्स क्या है। कोविड क्या है, 19 इसको क्यों बोला जाता है, कोविड-19। इसीलिए ये सारी तमाम चीजें हैं, ये कहां से मिलती हैं आपको? न्यूज़पेपर से मिलती हैं। तो ऐसे राइटिंग में आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं। ओके, अगली बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ती जाएगी, आपकी नॉलेज भी इनहेंस होगी। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर चलो मैं आपसे पूछ देता हूं कि रायसेना डायलॉग क्या होता है, श्रृंखला क्या होता है, रायसेना श्रृंखला, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं जो एक टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां पर भी काम करती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी समिट में जाती है, वहां पर कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं। वो टर्म्स क्या होती हैं, तो ये चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? ये न्यूज़पेपर रीडिंग से पता चलेंगी। अगर आपसे ये बोले कि किसी हिंदी के अखबार को या लोकल लेवल के अखबार को आप पढ़ के देखिए, तो क्या आपको ये चीजें मिलेंगी? बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। जो इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर होता है उससे आपको पता चलता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। कभी भी आप मसाले वाली खबरें ना पढ़िए, मैं आगे चल के ये चीजें बताऊंगा, चलते जाइए, आपको देखना, आपको इतनी सारी चीजें बता दूंगा, आप कहेंगे कि सर वाकई में न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। तो किसी भी टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे डिटेल में आपको उसकी समझ आ जाएगी। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका उस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी होती जाएगी। अगर आप किसी का, जैसे मान लो इंटरव्यू पढ़िए, बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू लेके आते हैं। कई बार जुडिशलरी जो रिटायर हो चुके होते हैं वो लोग, उनके कुछ इंटरव्यूज आते हैं, कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं किसी चीज के, उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो आपको वो सारी तमाम चीजों की बारीकियों का पता चलेगा। ऑलराइट, तो ग्रामर एंड इट्स यूजेस, ग्रामर और इसके यूजेस के बारे में आपको पता चलेगा। ग्रामर का जो, जैसे बहुत सारे बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लगेगी, इन्फिनेटिव कैसे लगता है, पार्टिसिपल कैसे लगता है, ये सारी तमाम चीजें एक्चुअल में इसमें न्यूज़पेपर में होती हैं। क्योंकि जो न्यूज़ छाप रहे होते हैं वहां पर भी एक पर्सन ऐसे होते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो इनकी ग्रामर की चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर गलती है। ठीक है, तो ग्रामर की चीज़ें आप ऑलरेडी लर्न कर जाएंगे।
वोकैबुलरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी के सेक्शन में आपको लर्न करने को क्या मिलेगा? फ्रेजेस मिलेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स मिलेंगे और एडवांस वोकैबुलरी मिलेगी। ऑलराइट, अब देखिए एडवांस वोकैबुलरी एक ऐसी वोकैबुलरी है जिसमें आपको टॉप के कुछ वर्ड्स मिलते हैं। आप किस तरह से वोकैबुलरी नोट करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। आप न्यूज़पेपर उठाइए, एडिटोरियल में जाइए, एडिटोरियल पढ़िए। एडिटोरियल में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, उसको अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद उसको नोटबुक पे उतारिए। नोटबुक पे उतारने के बाद उसको गूगल करिए। गूगल के बाद आपको डिफरेंट उनके मीनिंग सिनोनिम एंटोनिम मिलेंगे, आप उसको नोट करिए। इस तरह से हर रोज 10 से 15 वर्ड्स, टॉप के वर्ड्स निकालिए। वैसे तो शुरू में जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, जब जैसे जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते जाएंगे आप उन वर्ड से फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फेमिलियर हो जाएंगे। फेमिलियर होगा मतलब बिल्कुल लगभग जाना पहचाने वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप उन वर्ड्स को नोटबुक के ऊपर उतारिए। जैसे जैसे अगर मान लो आपने आज 10 वर्ड किए, कल भी आप 10 वर्ड करेंगे, परसों 10 वर्ड करेंगे, करते करते आपके एक महीने में 30 दिनों में 300 वर्ड हो गए। तो आप सोचिए, आप एक हफ्ते के अंदर साथ साथ में आप उनकी रिवीजन करते जाइए तो एक महीने के अंदर आपने कितने 300 वर्ड लर्न कर लिए। वेरी सिंपल। इस तरह से आप एक महीने में 300 वर्ड, और अगर आपने 6 महीने में कर लिए तो 1800 वर्ड। तो देखिए, साथ में आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही है, साथ में आपकी जीके भी इंप्रूव हो रही है, करंट अफेयर्स भी आप इंप्रूव कर रहे हैं, और साथ में आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, और साथ में आप ग्रामर की चीजें भी यूज करें। देखिए, एक साथ कितनी सारी चीजें आप लर्न कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आपने देना है। शुरुआत में आपको 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको पहले जब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपका वही टाइम रिड्यूस हो जाएगा, वो 45 मिनट्स तक आ जाएगा। तो जब आप 45 मिनट्स तक आ जाएं तो इसका मतलब है यू आर गोइंग गुड और आपको उस टॉपिक की पूरी समझ है। तो आप नोटबुक यूज करिए जब भी आप वोकैबुलरी आप करेंगे। इसमें आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। आपको अगर मान लो आप हिंदी में गालियां निकालते हैं, आपको वैसे तो न्यूज़पेपर कभी गाली नहीं देता, बट आप चलो ये एक अलग चीज़ है, वो तो आप कभी भी सर्च मार सकते हो, नेट के ऊपर बहुत गंद पड़ा है, आपको वहां से आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, आपका बोलने का तरीका इंप्रूव होगा। अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात करेगा तो आप उसको एक टेंस के अकॉर्डिंग और आप उसके एक द वे ऑफ टॉकिंग, आपकी पर्सनैलिटी आपके वे ऑफ टॉकिंग से सामने वाले के सामने इंप्रेशन जमाएगी। स्पीच में बहुत अच्छा आपका रहेगा, स्पीच में बहुत डिफरेंस आएगा। ये वाकई में ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये मेरे साथ हुआ है। मेरी जो पर्सनैलिटी है पहले ऐसी नहीं थी, और जब से मैंने 2016 में मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इम्प्रूव की हैं, और मैं रेगुलरली इस न्यूज़पेपर को पढ़ता हूं और मुझे बहुत आनंद आता है। 1 घंटा हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए तो आपको आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लर्न कर जाएंगे। एडिटोरियल पढ़िए, लेटर टू एडिटर पढ़िए, ये दोनों चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखिए, अब अगर आपसे बोले ना कि आप एक काम करिए, अपने भाई को लेटर लिख के दिखाइए, आपसे वो भी नहीं लिखा जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि आपको आदत नहीं है। आपको आदत है मसालाज की, सोशल मीडिया यूज करने की, आपको लिखने की तो आदत है ही नहीं। अगर आपसे बोले ना कि आप लिख के दिखाओ यार, 10 सेंटेंस लिख के दिखाओ, क्या यार लिखना, क्या छोड़ो परे, ऐसे बोलेंगे आप। एक्चुअली में आप एक ग्रेजुएट्स हैं, आपने स्टडी किस लिए की? आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए, आप अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करिए। मैं क्यों ये चीजें बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार जब आप अपने पेरेंट्स से जो चीजें आप नहीं सीख पाते हैं, वो चीजें आपको न्यूज़पेपर सिखा देगा। ऑलराइट, तो ये लेटर टू एडिटर, किस तरह से एक एडिटर को लेटर लिखना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने एक प्रॉब्लम फेस की है, तो वो लेटर टू एडिटर के अकॉर्डिंग होता है। एडिटोरियल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो करंट अफेयर्स में अब देखो, करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में पता चलेगा। मान लो कोई बैंकिंग का एस्पायरेंट्स है, अगर उसने जो इंटरव्यू हो रहा है आपसे, आपको एक ग्रुप जीडी में एक टॉपिक दे देता तो आपको बोलना होता है। आपके पास अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो आप इजीली ग्रुप डिस्कशन में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं। इजीली आप वहां जाके अपने जो व्यूज हैं, जो आप अपने पॉइंट्स हैं, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि ये एक बड़ा ही लॉजिकल चीज़ है, वो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो ये थे बेनिफिट्स। इसमें ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यूज। आप
किसी के सामने बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं तो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, आप एक सोशल एनिमल हो जाते हैं। ये मैंने वर्ड इसलिए लिखा, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर भी मैंने ये वर्ड लिखा था, तो बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया, कह रहे सर क्या आगे क्या हम जंगली बैठे हैं। तो सोशल एनिमल का मतलब ये होता है समाज से रिलेटेड एनिमल। आप समाज से परे हो चुके हैं, आप ना कुछ लोग दिशाहीन हो चुके हैं, दिशा से भटक चुके हैं। क्यों भटक चुके हैं? क्योंकि उनको सोशल मीडिया की इतनी बुरी लत लग चुकी है कि बस सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया। एक्टिव हैं व्हाट्सएप के ऊपर, एक्टिव हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, एक्टिव हैं फेसबुक के ऊपर, पता नहीं कौन, जो भी टेलीग्राम के ऊपर चिट चैट करे जा रहे हैं, दिमाग खराब करे जा रहे हैं हर रोज। इंटरनेट फैसिलिटीज़ उनकी बंद हो रही, चालू हैं। लेकिन देखिए, जो दिमाग आपको किसी चीज़ को पढ़ने में लगाना चाहिए, दिमाग को डेवलप करना चाहिए, वो दिमाग और वो एनर्जी आपकी फालतू की चीज़ों में जा रही है। जबकि आपको वो उन चीज़ों को दूर करके आप अपना फ्यूचर ब्राइट करिए। आपके सामने आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, आपके सामने वो तमाम चीज़ें पड़ी हैं। जब आप एक करियर को आप बनाने के लिए उतारू हैं, आप देखिए, कौन अपना करियर ब्राइट नहीं करना चाहता, लेकिन ब्राइट करियर करने के लिए आप कुछ तो करिए, शुरुआत तो करिए। चाहे कोई भी पर्सन रिमोट एरिया में रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो रिमोट एरियाज में भी आपको मिलती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सोशल एनिमल बनिए। सोशल एनिमल का मतलब आप समाज से जुड़िए, पता चलेगा आपको कि आपके समाज में, देश दुनिया में क्या चल रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन न्यूज़पेपर, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको नेशनल न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने होते हैं और कौन से नहीं पढ़ने होते। नेशनल, इंटरनेशनल, जियोपॉलिटिक्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जुडिशलरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल, MOUs, tie-ups, defense, geography, obituaries, deaths, constitution and laws, visits, foreign and Indian counterparts, major developments, education, culture, environment, universal and so on। इसके अलावा कोई एक आधी चीज़ रह भी गई होगी या एक दो चीज़ें रह गई होंगी, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये वो टॉपिक हैं जिनको आपको न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आपको ये सब चीज़, इन टॉपिक्स का ध्यान रखना होता है। Guys, I'm taking 5 minutes break. I'm coming within 5 minutes. Yes, guys. जो बैंकिंग के एस्पायरेंट्स हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जिनको फाइनेंस की चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो सबसे पहला पेपर बिजनेस लाइन लीजिए, क्योंकि द हिंदू का ही पेपर है वो, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो बैंक से रिलेटेड होंगी। इसके अलावा अगर आपको इसकी लैंग्वेज टफ लगती है तो आप इकोनॉमिक टाइम्स ले लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का है, ठीक है, द इकोनॉमिक टाइम्स। अगर आपको और भी थोड़ा और ज़्यादा मतलब ठीक ठाक सी पढ़ना है या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, तो ये वाला पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो ये पेपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जितनी भी फाइनेंस की टर्म्स हैं वो इन पेपर से आप पढ़ सकते हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं। जितने भी जो भी फाइनेंस की टर्म्स होती हैं, जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गए, जो रैंकिंग होती है, जैसे मूडीज़ हो गया, फिंच हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गया, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से वर्ल्ड बैंक काम करता है, किस तरह से फाइनेंशियल काम कर रहा है, इंडिया में फाइनेंशियल की सिचुएशन क्या है, जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनके बारे में पता चलता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस में आपको पता चलती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज इज एडिटोरियल एंड एक्सप्लेन्ड पेज। देखिए, एडिटोरियल और एक्सप्लेन्ड पेज, एडिटोरियल तो द हिंदू में भी है, द इंडियन एक्सप्रेस में भी है। एक्सप्लेन्ड पेज जो है ये दोनों ही इन दोनों पेपर्स में भी आता है, ठीक है। इन सभी को आप देख सकते हो, इन पेपर्स में आप एडिटोरियल को ज़रूर देखिए। इसके अलावा द लेटर टू एडिटर, ये भी आपको राइटिंग स्टाइल को बढ़ाएगा, किस तरह से एक एडिटर को लेटर लिखना चाहिए,
कहाँ पर मान लीजिए कोई पेपर है, उस पेपर के अंदर कोई ऐसी बात लिखी गई है जो ग्रामेटिकली गलत लिखी गई है, या पॉइंट ऑफ व्यू गलत लिखा गया है, या किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है। कुछ कई बार ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर न्यूज़पेपर में ऐसा होता है। तो लेटर टू एडिटर का मतलब ये होता है कि किसी एडिटर को आप लेटर लिख के आप ये बोल रहे हैं कि सर आपने जो ये तर्क रखा है वो गलत है, आप उस पॉइंट को सुधारिए। तो फिर वो लेटर का जो एडिटर होता है उस क्वेश्चंस का जो आपने पूछा होता है उसका वो जवाब देता है। तो इससे आपको ये लेटर लिखने का जो तरीका होता है आप वो लर्न करते हैं। अब देखिए, अब जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। नेशनल न्यूज़ में कई बार लॉज की बात की गई होती है, या कई बार ऐसी चीज़ें जो कुछ चीज़ें जैसे हमारे जो हैं क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, जैसे यस अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं। अटॉर्नी जनरल कैसे काम करता है, किस तरह से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। सॉलिसिटर जनरल होते हैं, कैग होते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके क्या काम होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, तो किस तरह से अपने पक्ष रखते हैं, क्या क्या उनकी अथॉरिटीज़ होती हैं, किसके अंडर। द हिंदू में ये चीज़ें सारी मेंशन कई बार आ जाती हैं कि जो एक कैग होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फलाने अमेंडमेंट में आता है। इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें, आप कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी सारी चीज़ें आप लर्न कर जाएंगे, आपको कई बार किताबें पकड़ने का भी मन नहीं करेगा। पढ़ेंगे, लेकिन जो लॉज में जो पर्सन है किस तरह से वो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो आता है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का हिस्सा नहीं है, इनके बीच में डिफरेंशिएट और बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर जाएंगे। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर मान लो कोई आरबीआई की फ्रंट पेज के ऊपर कोई खबर आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंकिंग एस्पायरेंट्स जो होते हैं आरबीआई की न्यूज़ को वो पढ़ सकते हैं, ईजिली आपको पता चल जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज़ और जियोपॉलिटिक्स। इंटरनेशनल न्यूज़ और जियोपॉलिटिक्स में ये होता है कि जिस तरह से देश दुनिया में क्या चल रहा है, व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, जापान के जो पीएम है वो क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से कौन सी कंट्री कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, मीटिंग्स कहाँ पर हो रही हैं, तो वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में आपके न्यूज़ और पॉलिटिक्स में आ जाता है। इंडियन काउंटर पार्ट्स की विजिट हो गई, किसी कंट्री में आना जाना, मतलब किसी इंडिया का कोई पर्सन बाहर जा रहा है, जैसे अभी एक थी ना, कुलभूषण जाधव का एक केस चल रहा है इंडिया में, है ना। तो जो कुलभूषण जाधव हैं वो पाकिस्तान में उनको कैप्चर किया हुआ है, तो इस तरह से कुछ एलिगेशंस लगाए हुए हैं कि जो कुलभूषण जाधव हैं वो हमारे पाकिस्तान में आके स्पाई का काम करते थे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें उन्होंने पता नहीं मनगढ़ंत की हैं या क्या है, सच्चाई तो वो लोग ही जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने काउंसलर एक्सेस मांगा था। तो काउंसलर एक्सेस का मतलब होता है कि अगर कोई उनके फैमिली के पर्सन या हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो जाके उनसे मिल सकते हैं। तो ये एक वियना कन्वेंशन नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, वियना कन्वेंशन वियना कन्वेंशन नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग इस तरह से कोई लॉ है, इंटरनेशनल एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग ये उनको ये पूरा अधिकार होता है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है, या प्रिजनर ऑफ वॉर हो गया, या फिर कोई और पर्सन जो कैप्चर किया जाता है, तो उनको काउंसलर एक्सेस दिया जाता है, उनकी फैमिली जा सकती है उनसे मिलने के लिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी एक डिप्लोमेट जो है वहाँ जाकर जा सकता है। तो इस तरह से इंडिया के काउंटर पार्ट्स वहाँ पर विजिट करते हैं। अब ये वाली टर्म जो है काउंसलर एक्सेस बहुत कम लोग जानते हैं, तो इस तरह से ये चीज़ें टर्म्स समझ में आती है। डिफरेंट टर्म्स जो गवर्नमेंट यूज़ करती है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, वो टर्म्स आपको लर्न करने को मिलती हैं। बायलेटरल टाइज, मल्टीलेटरल टाइज। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय, दो देश आपस में अपने आप में एक MOU के ऊपर साइन करती हैं। मल्टीलेटरल टाइज हो गए भी एक से दो से ज़्यादा जो मल्टीलेटरल टाइज हो गए, कोई डिफेंस के ऊपर कर रहा है, कोई ऑयल के ऊपर कर रहा है, कोई बिजली के ऊपर कर रहा है, कोई पानी के ऊपर कर रहा है, कोई फर्टिलाइजर्स के ऊपर कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहता है, तो इस तरह से कोई बैंकिंग के रिफॉर्म्स लेके आना चाहता है अपनी कंट्री के अंदर। तो इस तरह से कुछ मल्टीलेटरल टाइज भी होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए कि जैसे मान लो डोनाल्ड ट्रंप का अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एक पर्सनालिटी है जो इंडियन हैं, डायस्पोरा। देखो अब ये वर्ड कहाँ से आया, डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा वो होता है जो इंडियंस होते हैं वहाँ पर सेट हो जाते हैं। इंडियंस जो हैं
बाहर किसी दूसरी कंट्री के लोग, चाहे इंडियन ही नहीं, दूसरी कंट्री के लोग भी अगर दूसरी किसी और कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, परमानेंट सेटल हो जाते हैं, तो उसको डायस्पोरा बोलते हैं। तो ये वाली टर्म्स कहाँ से पता चलती हैं आपको? पॉलिटिकल इवेंट्स और जब आप खबरें पढ़ते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट्स में। आजकल जो हॉट न्यूज़ बनी हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है, ठीक है। तो यूएस में इलेक्शन है, तो मुझे लगता है कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएगा। तो एक कैंडिडेट और है कमला हैरिस। कमला हैरिस, आप मुझे बताएंगे किस पार्टी की? अब देखिए कितनी बड़ी न्यूज़ है, वो कौन सी पार्टी से लड़ रही हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदी न्यूज़पेपर में कमला हैरिस के बारे में एक न्यूज़ आई हुई है, वो इंडियन ओरिजिन है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक आप बोर नहीं हुए होंगे। थोड़ा सा बोर हो जाइए, कोई बात नहीं, जितना भी मेरा सेशन चलता है उतने टाइम तक आप बोर हो जाइए, और डेफिनेटली लास्ट तक आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को मैं बताता जा रहा हूं कि किस तरह से कौन कौन सी खबरें होती हैं। आप जीनियस बन जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, आप देखिए इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस की खबरें कौन कौन सी आपको पढ़नी होती हैं। जैसे न्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, जो भी इंडिया की इकोनॉमी है उससे रिलेटेड आपको खबर पढ़नी है। कौन से ऐसे चीजें हैं जो इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट कर रही हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स एंड इंडेक्सेस, इंडिया कहाँ पर रैंक करता है, भारत फाइनेंशियली कहाँ पर रैंक करता है, भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक में क्या प्रोग्रेस चल रही है। अभी हाल ही में कुछ बैंकों को मर्ज किया था, तो इस तरह से मर्जिंग वाली हो गई। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि फलाना बैंक फलाने बैंक में कैसे मर्ज हुआ, कौन से बैंक में मर्ज हुआ, इस बैंक का हेड बताइए। या अभी हाल ही में इंश्योरेंस कंपनी ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया। तो इस तरह से बैंकिंग एंड फाइनेंस की खबरें आती हैं। इंटरनल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंटरनल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर हो गए जो बाहर होते हैं, ठीक है, बाहर के सेक्टर्स हो गए, वहाँ जहाँ पर कहीं पे भी बाहर की इंफॉर्मेशन होती हैं। भारत का जो एक बिजनेस है किस तरह से, जैसे इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है कुछ कंट्रीज में चल रहा है, जैसे मान लो एयरटेल की बात कर रहे हैं तो अफ्रीकन कंट्रीज में भी चल रहा है, एक दो कंट्रीज और भी हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर अफ्रीका में एयरटेल का काम चल रहा है ना। ट्रेड हो गया, ट्रेड किस तरह से कर रहे हैं, किस कंट्री के साथ हमारा व्यापार चल रहा है, कहाँ से हम क्या चीज़ें ले रहे हैं, कहाँ किन को हम क्या दे रहे हैं, तो वो ट्रेड हो गया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंसीज जो होती हैं, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। IMF का लोन का देने का तरीका अलग होता है, वर्ल्ड बैंक का देने का तरीका अलग होता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो होते हैं, जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया AIIB, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आती हैं। एक और है जो बीजिंग में है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक और था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो बीजिंग में उसका हेडक्वार्टर है, जिसका हेड थे KV कामत थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, चलो आपको पता हो तो मुझे बताना। मल्टीलेटरल ट्रेड्स हो गए, जो एक से ज़्यादा ट्रेड्स कर सकते हैं किसी दूसरे कंट्री के साथ। बजट क्या हो गया, देखिए इंडिया का बजट क्या हो गया, आने वाली एक साल में भारत जो सरकार है जो इकोनॉमिकली कैसे काम करेगी, किस तरह से कौन कौन से सेक्टर को कितना कितना पैसा मिला है, वो सारा बजट के अंदर आता है। मान लो एजुकेशन सेक्टर में ये होगा, फाइनेंस सेक्टर में ये होगा, रेलवे बजट में हम ये करने जा रहे हैं, तो इस तरह से वो सारा बजट जो एलोकेट होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, वो पूरा लेखा जोखा सारा बजट के साथ आता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, ये बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को तो अवॉइड ही कर देते हैं। मेरा यह मानना है जो बैंक के एस्पायरेंट्स हैं, जो बैंक की तैयारी करते हैं, उनके लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट आने से पहले सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो जब कभी भी अगर आप बजट पढ़ते हैं, बजट से पहले आप इकोनॉमिक सर्वे को, जितनी भी पेपर के अंदर चीजें आती हैं, चार्ट मारिए सारी चीजें, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी, आपको पता चलेगा कि ये चीजें तो मुझे पता ही नहीं थी। तो इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट पढ़िए, किस तरह आपको ये नॉलेज होगी कि सेंटर को कितना पैसा मिलता है, किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कितना किसको पैसा मिलता है, वो सारी किस तरह से डिवाइड होती हैं चीजें, कि सेंटर के पास कितना पैसा आया, किस तरह से इन्वायरमेंट के ऊपर, जो डेवलपमेंट के ऊपर किस तरह से कर रहा है, नहरी विभाग को कितना मिल रहा है, हर एक चीज़ के बारे में आपको मिलेगा। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपको पता होगा, गंगा को साफ करने के लिए कितना पैसा लगाया गया, घाटों को साफ किया गया, तो इस तरह से वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। रेलवे बजट में पता चलता है रेलवे में आने वाले टाइम में कितनी रेलें चलेंगी,
कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का आपको वहाँ पर जवाब मिल जाता है। आप पढ़िए, अरे देखिए हमारे देश की बुनियाद क्या है, हमारा इकोनॉमिक कैसे काम करता है, हमारा हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। हम बैठे बैठे कई बार ना यहाँ पर अपने व्यूज़ बोलते रहते हैं, हम बोल देते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के। जब तक हमने वो वर्क नहीं किया होता है हम ऐसे ही किसी को कोसने लग जाते हैं। मेरा ये मानना है आपको सबसे पहले पढ़ना होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, फिर उसके बाद आप अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जो 8 कोर सेक्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील हो गया, रिफाइनरी हो गया, प्रोडक्ट्स रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स हो गए, क्रूड ऑयल हो गए, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स। अब देखिए हर बार हमें फर्टिलाइजर्स की प्रॉब्लम होती है, नेचुरल गैसेस की शॉर्टेज हो जाती है, सीमेंट बेकार आने लग जाते हैं, कोल इंडस्ट्री है, क्रूड ऑयल है, प्रोडक्ट्स हैं, रिफाइनरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है। हम बोलते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक्चुअली हमें जो चीज़ें लर्न करनी चाहिए इन चीज़ों से पता चलती हैं, इनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। आप कहेंगे सर ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? रेगुलर बेस पे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, ये कोर सेक्टर हैं जो 8, इन्हीं के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। गैस, नेचुरल गैस, अब गैस के बगैर, पेट्रोल ऑयल के बगैर क्या आप अपनी कन्वेंस को चला सकते हैं? क्या आपका घर का चूल्हा चल सकता है? नहीं। फर्टिलाइजर्स के बगैर क्या आपकी फसलें अच्छा कुछ कर सकती हैं? नहीं। सीमेंट के बगैर क्या आप अपना घर बना सकते हैं? नहीं। बेसिक नीड है ना। स्टील है, अब स्टील जो है, स्टील से बनी चीज़ें घर बनते हैं और उनके बीच में स्टील की चीज़ें पड़ती हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, स्टील का बहुत चीज़ों में काम आता है। रिफाइनरी वाली चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली के बगैर आप रह सकते हैं? तो ये 8 कोर सेक्टर हैं। ओके, तो ये सारे 8 कोर सेक्टर्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट जो साइंस ने अभी डेवलपमेंट किया है हाल ही में, जैसे स्पेस एक्स बहुत ज़्यादा फेमस है, एलन मस्क, स्पेस एक्स, यस, एलन मस्क की। तो वो पर्सन देखिए कैसे एक अपनी पूरी की पूरी कमाई उसने एरोनॉट्स के ऊपर लगा दी, किस तरह से वो नए नए डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस तरह अब चांद पर जाने की, चांद पर बस्तियां बसाने की बातें हो रही हैं, लोग तो चांद पे ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं। देखो पहले हमारा अधिकार इस धरती के ऊपर, इसी धरती के ऊपर था, अब हमारा अधिकार चांद पे होने वाला है, तो हम वहाँ पर जाकर बस्तियाँ बसा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट है। अब वहाँ पर जाने के लिए कौन सा एक विमान होगा, कौन सा स्पेस शटल होगा जो हमें वहाँ पर लेके जाएगा, तो ये सारी लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट में आता है। इंडियन स्पेस रिसर्च, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या काम किए हैं। पिछले साल भारत ने 109 सैटेलाइट्स, जो आज तक किसी भी सैटेलाइट ने नहीं किया, किसी भी उपग्रह ने नहीं किया। हम अमेरिका के, इंग्लैंड के और बहुत सारी कंट्रियों के, रशिया के भी 1-2 कंट्रीज़ और भी थी जिनके हमने स्पेस प्रोग्राम हमने ऊपर जाके छोड़े। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हो गई, किस तरह से नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, किस तरह से नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होती हैं। एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, किस तरह से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, कहाँ पर पेंशन्स मिलेंगी, कहाँ पर कौन कौन सी नई नई स्कीमें चल रही हैं, सरकार कौन कौन सा क्या क्या कहाँ पर किस किस चीज़ों में पैसे लगा रहे हैं, किस स्कीम का क्या क्या होगा, तो वो सारी एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आईबीपीएस में या एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक मैं आपको बताता हूँ, योजना मैगजीन और कुरुक्षेत्र, ये मैगजीन आपको, कुरुक्षेत्र मैगजीन, ये मैगजीन और योजना मैगजीन दोनों ही एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पर्सन एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाते हैं। जैसे नाबार्ड हो गया, नाबार्ड के पेपर होते हैं, आईबीपीएस में, आईबीपीएस आरआरबी में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, है ना, तो वो सारे ये वाले मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ आता है इसमें। लॉ एंड जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिफॉर्म्स हैं, तो उसमें किस तरह से कोई जजमेंट आई है, उसके बारे में कई बार बात आ जाती है, कई बार जीके का क्वेश्चन बन जाता है, कई बार लैंडमार्क वाली चीज़ें जो पूरी दुनिया में हों, इस तरह से। देखिए अब बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि सुप्रीम कोर्ट के जज 31 होते हैं, 31 थे, अब कितने हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 2 और बढ़ाए गए हैं। तो ये डेवलपमेंट है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता चलता है। नया लॉ लाया जाता है,
साइबर क्राइम का लॉ लाया जाता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती है, कोई जुवेनाइल वाला कोई लॉ आ गया, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा देती है। स्पोर्ट्स के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे सिर्फ क्रिकेट की बात ना करिए, आप लोग क्या करते हैं, हम क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट को हमने एक ऐसा जेंटलमैन गेम बना दिया, जबकि हमें दूसरी गेमों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आपको पता है भारत में एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत सारे अच्छे एथलीट्स निकलते हैं, और एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा नशे वाले यूथ्स निकलते हैं। तो पंजाब की बात कर रहा हूं, जहां पर सबसे ज़्यादा नशा होता है, वहां पर सारे देखिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में हैं। अब हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में हर साल कोई ना कोई एथलीट्स और आर्मी के बहुत सारे लोग वहां पर रिक्रूटमेंट होती हैं। मैं सच में हरियाणा से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूं, क्योंकि इस स्टेट ने जितनी डेवलपमेंट इन चीज़ों में दिखाई है, स्पोर्ट्स में दिखाई है, आर्मी में, डिफेंस में दिखाई है, वो किसी और स्टेट ने, मुझे लगता नहीं है किसी और स्टेट ने दिखाई है। तो मैं इस स्टेट को मैं वाकई में सलाम करता हूं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ की हैं जिनसे इनको ये अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में भारत की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की जो आर्चरी है, चेस है, बिलियर्ड्स है, ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में आप फाइंड आउट करिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो लोगों को मिलते हैं जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अवार्ड्स मिलते हैं। इसके अलावा जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड क्या होता है, ऑस्कर अवार्ड क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सारी टर्म्स इसमें आती हैं। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड होता है, या एक कौन सा अवार्ड होता है जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, नॉर्वे का है, मैं नाम बोल रहा हूँ, बड़ा फेमस अवार्ड है जो इनमें साइंस में मिलता है, बायोलॉजी में मिलता है। तो ये सारे अवार्ड्स कहाँ कहाँ पर किस में मिलते हैं, कई बार फिल्मों के अवार्ड भी मिल रहे हैं, आईफा अवार्ड में मिल लेते हैं, लेकिन आजकल इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, दूसरे अवार्ड्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही हो गई है। टाइप्स, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे बायलैटरल, ट्राइलैटरल या मल्टीलैटरल किस तरह से टाइप्स हो रहे हैं, उनके बारे में ये सारी बात इसमें की जाती है। टाइप्स के बारे में भी बात की जाती है, एमओयू साइन होते हैं, भारत का करेंसी स्वैप होता है, किस तरह से करेंसी स्वैप का टाइप किया, नेपाल के साथ हमारे किस तरह के रिलेशन है, कौन कौन से टाइप्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें टाइप्स में पता चलती हैं। नेक्स्ट, डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या क्या कौन कौन से नए इक्विपमेंट्स हुए हैं। अभी आपको पता है ना, रफाल हमने फ्रांस से खरीदे हैं, तो जब से हमने फ्रांस से रफाल खरीदे हैं तो बहुत सारी कंट्रियों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान में तो बहुत सारा हो हल्ला मचा हुआ है, और हमने रफाल को मतलब तैनात भी कर दिया है, पठानकोट एयरबेस में तैनात भी कर दिया। चलो ये एक अचीवमेंट है, हमें इनके बारे में बात करनी चाहिए। आर्मी में क्या डेवलपमेंट हो रही है, अभी सीडीएस आया, इन सभी के ऊपर भी एक नया है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, है ना। तो सीडीएस है, कौन है, बिपिन सिंह रावत। वो आर्मी चीफ थे पहले, तो अब कौन है, बिपिन सिंह रावत। तो आर्मी चीफ कौन है बताइए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ बताइए, कोस्ट गार्ड का बताइए, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे नाम बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये सारी डिफेंस की खबरें होती हैं। डिफेंस में कहां पर एक्सरसाइजेज होती हैं, हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के साथ हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, किसी ना किसी देश के साथ आप अपने एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं। तो क्यों कर रहे होते हैं, ताकि किसी कंट्री को हमारी जरूरत होती है डिफेंस के लिए, तो इसलिए हम उनको हेल्प करते हैं। कौन कौन से नए इक्विपमेंट खरीद रहे हैं हम, कौन कौन सी नई नई आर्टिलरी गन्स आ रही हैं, कौन कौन से टैंक आ रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी खबरें हमारी डिफेंस से रिलेटेड होती हैं। अभी हाल ही में गलवान वैली में हमारी टसल हुई थी, जिसमें बहुत सारे हमारे 20 जवान मरे थे। ऐसा बोला जाता है कि चाइना के भी हमने 40 के आसपास मारे थे, लेकिन ये खबर बाहर नहीं आई। लेकिन हमारे 20 जवान की डेथ हो गई थी वहां पर उस टसल में। तो इसमें डिफेंस की खबरें पढ़िए, कहां पर गलवान वैली पड़ता है, गलवान रिवर पड़ती है, गलवान का नाम क्यों पड़ा। अब बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि गलवान बेसिकली लेह लद्दाख से भी ऊपर है, जहां पर चाइना का बॉर्डर पड़ता है, जहां पर अक्साई चिन्ह है। तो गलवान बेसिकली उसका नाम क्यों पड़ा, किसके नाम पे पड़ा। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह की चीजें पढ़िए, आपको पता चलेगा कि गलवान एक्चुअली में है क्या, कभी पढ़ा ही नहीं होगा। पैंगोंग सो, जो पैंगोंग लेक है, पैंगोंग सो,
TSO बोलते हैं, सो बोलते हैं, टी साइलेंट होता है। उसके कुछ फिंगर्स हैं, फिंगर 4, फिंगर 8, फिंगर 10, फिंगर 11, इस तरह से फिंगर्स क्यों बोला जाता है? तो ये एक तरह से वहाँ पर पानी का चैनल है, कहाँ कहाँ पर हम जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगी। जियोग्राफी में आपको क्या पता चलेगा? मान लो आपके पास एक न्यूज़ आई है पेरू की। अब पेरू कहां पर है? तो अब पेरू की कोई खबर आ गई या मैक्सिको की खबर आ गई, मैक्सिको की आ गई या क्यूबा की आ गई। अब ये कंट्रियां वर्ल्ड मैप के ऊपर कहां पर हैं? जाइए वर्ल्ड मैप देखिए, आपको कंट्री का पता चल जाएगा। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। कई बार क्या होता है, आपको किसी गल्फ के बारे में पता लग जाता है, पूछा जाता है, कोई टसल होती है। अब देखो इजराइल में गल्फ के बारे में भी हो गया, सलीन वाटर के बारे में पता चलता है, कौन सा कहां पर सलीन वाटर है, तो वो सारी चीजें पता चलती हैं। जैसे इजराइल में गाजा स्ट्रिप में हमेशा टसल रहती है, गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टीन। इसके पैलेस्टीन और गाजा स्ट्रिप में क्या फर्क पड़ता है? हमास के बारे में क्या, हमास क्या है? एक वहाँ पर वैली है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वैली बहुत इंपॉर्टेंट वैली है जो लेबनन के साथ लगता है बॉर्डर उसका, और सीरिया के साथ लगता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आई फॉरगॉट द नेम। वो वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ पर। तो इस तरह से इनके बारे में पता चलती हैं। एक जैसे 9 डैशेज लाइन क्या है, देखिए 1 मिनट, 9 डैश लाइन, अब ये क्या है? ठीक है, साउथ चाइना सी। अब ये क्या है? साउथ चाइना सी क्या है? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। देखिए जैसे अभी हाल ही में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो जावा और सुमात्रा 2 आइलैंड है इंडोनेशिया के। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली है? जावा और सुमात्रा में एक सबसे ज्यादा गहरा ट्रेंच भी है, मैरियाना ट्रेंच ऐसा कुछ नाम है उसका, मैरियाना ट्रेंच आई थिंक ऐसे कुछ नाम है। तो इस तरह से ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं? ये ज्योग्राफी से मिलती हैं। ऑबिचुरीज क्या हुआ? कोई पर्सन जिसकी डेथ हो गई हो, कोई अभी हाल ही में पंडित जसराज जी की डेथ हुई अमेरिका में, न्यू जर्सी में उनकी डेथ हुई, क्योंकि वो एक क्लासिकल टाइप के पर्सन थे, और उनकी डेथ होने के बाद इस तरह से बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज की डेथ हो जाती है। इस साल तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। अभी इरफान खान मरे, बॉलीवुड एक्टर में बहुत ही उम्दा एक्टर। SSR सुशांत सिंह राजपूत, इनकी डेथ हुई। ऋषि कपूर अभी इनकी डेथ हुई। और इनके अलावा और कौन हुई? इनके अलावा अभी एक प्रोड्यूसर भी थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हुई। तो ये सारे ऑबिचुरीज में आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एक्ट के बारे में पूछा जाता है, या कई बार पूछ लिया जाता है कि फलाना एक्ट किसके अंडर आता है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें न्यूज़पेपर में पता चल जाती हैं। विजिट्स फॉरेनर एंड इंडियन काउंटर पार्ट्स, ये भी पता ही है आपको। कोई इंडिया का काउंटर पार्ट्स है वो फॉरेन की विजिट में जाता है। जैसे अभी इंडिया और नेपाल के बीच में एक टसल चल रही है, तो इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनकी मीटिंग्स चल रही है काला पानी को लेकर। काला पानी एक जगह है जो लिपू लेक दर्रे को पार करके और मानसरोवर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए वहां से जगह जाती है, जहां पर हमने रोड डेवलप किए हैं। नेपाल कहता है कि काला पानी की जगह हमारी है, इंडिया कहता है कि काला पानी की जगह हमारी है। लिम्पियाधुरा एक जगह है वहां पर, लिम्पियाधुरा। तो ये नाम कहाँ से पता चलते हैं? जो बेसिकली वहीं से पता चलते हैं, लिम्पियाधुरा, काला पानी। तो ये सारे टसल्स के बारे में आपको पता चलती हैं। तो वहाँ पर अलग अलग काउंटर पार्ट्स की विजिट्स होती हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो इसलिए पता चलता है। मेजर डेवलपमेंट्स हो गए, जैसे कोई भी मेजर डेवलपमेंट है, जैसे NRA हो गया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज हो गई, इनके बारे में पता चलता है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं, जैसे कोई भी एजुकेशन की रिफॉर्म्स हो गए, कोई और एक्स्ट्रा रिफॉर्म्स हो गए, उनके बारे में, कोई डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी टैक्स का रिफॉर्म आया था, टैक्स के रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया था।
तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। एनआरए क्या है, अब नेशन में एक ही एजुकेशन, एक ही पेपर होगा, वहां पर आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, ठीक है, अपनी मर्जी का आपको सेंटर भी मिलेगा जहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की मैंने एक वीडियो डाल रखी है, मैं आपको इसमें बता दूंगा, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। कल्चरल चीज़ें, जैसे कल्चरल चीज़ें हो गई, कोई भी डांसेस फॉर्म हो गई, कोई फेस्टिवल हो गया, तो कोई भी जैसे जल्लीकट्टू हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है जल्लीकट्टू। अब बहुत सारे लोग इसको पूछेंगे जल्लीकट्टू क्या है। जैसे पोंगल हो गया, बिहू हो गया, है ना, तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं, दीज आर द फेस्टिवल्स। हमें होली दिवाली रखड़ी और ये लोहड़ी वगैरह ये सभी याद हैं, विसाखी वगैरह याद हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, तो इसलिए पोंगल, बिहू, छठ पूजा हो गई, तो ये किस तरह से मनाई जाती है, ये सारी चीज़ों के बारे में न्यूज़पेपर में आता है। तो कल्चरल चीज़ें जो होती हैं, आंध्रा में कल्चरल चीज़ें होती हैं, टेम्पल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं, साउथ इंडिया के टेम्पल से बिल्कुल अलग हैं। उनकी शैली द्रविड़ शैली है, उनकी शैली द्रविड़ है, हमारी एक नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ, जैसे हिंदू टेम्पल हो गया, हिंदू टेम्पल की शैली है। जैसे राम जन्मभूमि, जहाँ पर ये केस आया था, बाबरी मस्जिद को सॉल्व किया गया, उसके बाद जो राम मंदिर बनेगा, वो चबूतरा बनेगा, वो इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग बनेगा, इस तरह से कुछ बोला जाता है। वहाँ पर गर्भगृह होगा, है ना, तो किस तरह से, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहाँ पर गर्भगृह है, इस तरह से वैष्णो देवी में भी गर्भगृह है। तो ये मतलब सारी चीज़ें हैं, ये एक कल्चरल चीज़ों को बताता है, रिलीजन को भी बताता है। तो इस तरह से उसका मंदिर का चबूतरा है वो कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें कल्चरल आपको पता चलती हैं। जैसे केरला में बहुत टाइम पहले लॉर्ड अयप्पा का अयप्पा के बारे में भी कुछ आया था, उसका टेम्पल का नाम भूल रहा हूँ यार, बड़ा फेमस था, क्या नाम था, लॉर्ड अयप्पा, चलो कोई बात नहीं, है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे तो मुझे याद है, मैंने सबरीमाला टेम्पल, जिसमें ये बताया गया था कि लेडीज़ के मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे लेडीज़ एंटर नहीं कर सकती, या लेडीज़ के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि आप जा सकते हैं। इस तरह से कुछ बहुत बड़ा टसल था आज से 2-3 साल पहले। तो ये सारी खबरें आपको कल्चरल और पता चलेंगे। टेम्पल्स, कौन कौन से टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है, जैसे मदुरई में है मीनाक्षी टेम्पल, एक मिनट, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है। टेम्पल्स तो आपको पता ही चल जाएंगे, वैसे ही पता चल जाएंगे। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, ठीक है। एक है कामाख्या टेम्पल, ये कहां पर है, असम में। इस तरह से ये चीजें आपको पता चलेंगी। ये स्टैटिक्स आपको कहीं पे किसी ना पर्टिकुलर किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। आगे बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में अभी इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, ओजोन की लेयर कहां पर है, एंटार्क्टिका में, हमारे एंटार्क्टिका में इंडिया का जो एक साइंस सेंटर है, जो साइंस के लिए हमने वहाँ पर वो बनाया हुआ है, वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वो पता चलेगा आपको, उसका नाम क्या है, कौन कौन से लोग वहाँ पर गए हैं, कितने दिन के लिए रहते हैं, है ना। इस तरह की सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में किस तरह से डेवलपमेंट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। इसके अलावा जैसे कोई भी टाइगर रिजर्व हैं, जैसे टाइगर रिजर्व हो गए, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगी। जैसे बताता हूं मैं आपको, जैसे कान्हा जी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा हो गया, और कौन सा था, मैं नाम ही भूल गया, जिम कॉर्बेट, जो मुझे याद है, कोई बात नहीं, जिम कॉर्बेट, ओके। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है ये बताइए मुझे, कान्हा जी कहाँ पर है बताइए। एक वो कौन सा था, एशियाटिक लाइन्स के लिए था, वो कौन सा था, गुजरात में, वो बहुत फेमस है। बहुत सारे बर्ड्स के लिए हो गए, बर्ड सेंचुरीज हो गई, फ्लावर्स के लिए है, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, देखो बताता हूं मैं आपको। फ्लोरा एंड फोना
माउंटेन रेंजेस। अब आप मुझे एक बात बताइए, इतनी सारी चीजें आप अब एक न्यूज़पेपर में, अगर आपको 10 रुपए या 5 रुपए के एक न्यूज़पेपर में आपको मिलती हैं, क्या बुरा है? बताइए, आप बताइए, क्या बुरा है? नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं। आप देखिए 10 रुपए की चीज़ों में आपको एनजीटी, मान लो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये किस तरह से काम कर रहा है। एक कॉन्सेप्ट आया था, मैं बताता हूँ आपको, जो सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कॉन्सेप्ट बताया था, कावेरी बचाओ। कावेरी बचाओ एक आंदोलन था, कावेरी है अभी भी, उसके लिए सदगुरु जग्गी वासुदेव जी काम कर रहे हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी काम कर रहे हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी काम कर रहे हैं। तो ये जो सदगुरु जग्गी वासुदेव जी काम कर रहे हैं, बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कावेरी या किसी रिवर को बचाना हो, मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने पढ़ा हुआ है, कि मान लो ये रिवर चल रही है, उसके 1 या 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप पेड़ लगाइए जितने लगा सकते हैं। जितने आप पेड़ लगाएंगे, अगर मान लो किसी का खेत आता है तो वो वहाँ पर फसल करे, कोई सब्जियाँ उगाए, फ्रूट लगाए, तो जैसे जैसे वो करता जाएगा तो नदी वो विलुप्त नहीं होगी। ये एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट श्री सदगुरु जग्गी वासुदेव ने दिया था। और जिनकी मैं ये बात कर रहा हूँ ना, सदगुरु जग्गी वासुदेव, ये एक पद्म विभूषण पर्सन हैं। इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, अवार्ड्स मिला हुआ है। जैसे अब अवार्ड्स एंड ऑनर में बात आती है ना, तो ऐसी पर्सनैलिटीज वो हैं जिनको अवार्ड मिला है स्पिरिचुअलिज्म के लिए, रिलीजन के लिए, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आया है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आया है। तो सोचिए, इस तरह के भी टॉपिक्स हैं। आपके चटर पटर चीजों से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जो आपको, आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं और आपको पता चलता है कि इन्वायरमेंट किस तरह से काम कर रहा है। आप एक बात बताइए, आपके शहर में कहीं पे कूड़ा है, क्या आप उसको पड़े रहने देंगे? कुछ तो टेक्निक होगी, ऐसी टेक्निक्स डेवलपमेंट हो रही हैं जिनसे कूड़े को दोबारा से उसको रीयूज किया जाए, सड़कें बनाने के लिए टायरों को यूज किया जाए। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें, ये सारी एनवायरनमेंट में आती हैं। जैसे एनवायरनमेंट में पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में ये अक्सर प्रॉब्लम आती है। अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में आपने देखा होगा, वहाँ पर स्टबल बर्निंग होती है। स्टबल बर्निंग, अब ये स्टबल बर्निंग क्या होता है? अब देखो, अब आपके लिए नया वर्ड आ गया ना, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग का मतलब होता है पराली, जो एक वर्ड होता है रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब होता है जो बचा हुआ, जैसे कोई फसल है, जैसे पराली है, जैसे पैडी सीजन है। पैडी सीजन जब पराली खत्म, जब उसमें से चावल का जो वो होता है, हस्क होते हैं, चावल निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ रेजिड्यू है वो किसी काम का नहीं आता। जैसे वीट सीजन में क्या होता है, वीट सीजन में जब वो खत्म होती है तो उसका जो रेजिड्यू होता है वो तूड़ी बनाने के काम आता है या भूसा बनाने के काम आता है। लेकिन चावल का जो रेजिड्यू होता है वो कई चीज़ें प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। गुजरात में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पर ये टॉयलेट का सामान बनता है तो उसके लिए उनको कवर करने के लिए बनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनसे रेजिड्यू को काम में लाया जाता है। लेकिन पंजाब ने और हरियाणा ने पिछले कुछ सालों से बहुत सारा रेजिड्यू जलाया, जिसकी वजह से एक स्मोग, मैं रब कर दूं पहले, मैंने इन्वायरमेंट को, कि मैं इन्वायरमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन्वायरमेंट, एक स्मोक जैसी टर्म आई थी। स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। अब देखो, स्मोक जो होती है, धुआं जो होता है, वो जब फॉग के साथ मिल जाता है तो वो उसकी टर्म को स्मोक बनाता है। अब देखो ये टर्म कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। आपने देखा होगा दिल्ली में, हरियाणा में और इसके अलावा जो पंजाब में है, एक स्मोक जैसी सिचुएशन हो जाती है, लेकिन धुंध नहीं पड़ती। धुंध की तरह ही होता है, लेकिन इतनी ठंड नहीं होती। लेकिन स्मोक, आंखों में जलन होती है, नाक से पानी बहना शुरू होता है, इस तरह से आपके गला खराब हो जाता है, तो वो स्मोक जैसी एक सिचुएशन हो जाती है। तो ये इन्वायरमेंट में आपको पता चलता है। यूनिवर्स में कोई नई इंसिडेंट हुआ है, कोई नई घटना होने जा रही है, उसके बारे में पता चलता है। इसके बारे में जैसे अभी सोलर इक्लिप्स हुआ था, सदी का सबसे बड़ा इक्लिप्स हुआ था, याद है ना आपको?
जून में हुआ था, पता नहीं 21 जून था, पता नहीं 22 जून था, ऐसा ही कुछ था, पता नहीं 25 जून था, इन बिटवीन ऐसा कुछ डे था, मैं आई फॉरगॉट द डे, बट आप मुझे बताना। तो इस दिन वो इक्लिप्स हुआ था, तो उस टाइम पे चंद्रमा पूरा कवर हो गया था, तो रात जैसे माहौल हो गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। यूनिवर्स में कोई नई घटना हुई है, कोई नया प्लैनेट फाउंड किया गया है, नासा की कोई डेवलपमेंट है यूनिवर्स को लेके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस का मतलब कोई भी नई डिस्कवरी, जैसे कोई भी एक नई चीज़, कोई इक्विपमेंट आई है, या जैसे ऐसे कह लो कि किसी क्रिएचर को फाउंड किया गया है जो पहले किसी को हमने देखा नहीं है। एक बार मैंने देखा था, एक बिल्कुल पानी का तो कलर नहीं होता, पानी के जैसा एक फ्रॉग फाउंड किया गया था किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ऐसा कुछ था। तो नए नए क्रिएचर्स मिलते रहते हैं, डिस्कवरी होती रहती है, उनका एक साइंटिफिक नाम होता है, उन साइंटिफिक नाम के अकॉर्डिंग उनका ये नाम रखा जाता है, और फिर वो क्वेश्चन आ जाता है कि फलानी स्पीसीज जो हैं, स्पीसीज इस तरह से, तो स्पीसीज आती है, उनको फाउंड किया गया है। तो इसलिए ये एक कोई भी नई इन्वेंशन हो गई, किसी नया टेक्निक हो गई, या कोई ऐसी डिस्कवरी हो गई, कोई किसी प्लेस के बारे में ढूंढ लिया, कोई पुराने टाइम के सिक्के मिल गए, या कोई सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आ गई, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें उनसे मिलता है। तो ये था आज का सेशन, और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वो तो था आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, क्या क्या पढ़ना है, कितना बड़ा सेशन है। अगर आपने इसको 1 घंटे के अंदर आपने समेट लिया, तो आपको पूरे वर्ल्ड की एक एक चीज के बारे में आपको पता चल जाएगा। एक एक चीज तो वैसे मैंने एक फ्रेज ही यूज किया है, लेकिन आप इसको यूं समझिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो सारी तमाम चीजें आप लर्न कर सकते हैं। क्या नहीं पढ़ना, लोकल न्यूज। द हिंदू में तो लोकल न्यूज होती नहीं है, द इंडियन एक्सप्रेस में भी लोकल न्यूज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये आपका टेस्ट होना चाहिए कि आप कौन सा पेपर पढ़ना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये 2 न्यूज़पेपर जो मैंने पहले बताए हैं, वो न्यूज़पेपर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। पूरे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको वहां से आप इजीली लर्न कर पाते हैं, ठीक है। तो कोई भी पेपर ऐसा हो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लोकल न्यूज़ तो कभी ना पढ़ें, कभी भी ऐसे नहीं होता कितने लोग मर गए, किन के घर की छत गिर गई, कहाँ कहाँ रेप हुआ, ऐसी खबरें कभी नहीं आती। बी केयरफुल, ठीक है। क्राइम की खबरें, वैसे मैंने यहाँ पर 4th क्राइम लिख लो, चाहे क्राइम की खबरें कभी भी एग्जामिनर नहीं पूछेगा। जो मैंने आपको बताया है सिर्फ वही बातें ही आपसे पूछी जाएंगी। कोई भी पॉलिटिकल खबरें नहीं पढ़नी है, किस मंत्री ने किसको कहा, क्या कहा, ऐसा कभी नहीं होता। ये जितने भी पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स वैसे तो डर्टी गेम होती है, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन कभी भी किस मंत्री ने किसको क्या कहा, कहां पर क्या, किस तरह से दलितों के बारे में, हाँ पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो कि ये डिस्क्रिमिनेशन वाला टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेशन वाला टॉपिक में आपको ये चीजें जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं उस टाइम पे आप लिख सकते हैं। मसाला आइटम्स लाइक फिल्मी रिव्यूज हो गए, बॉलीवुड तड़का हो गया, इस तरह से जो खबरें हैं ये कभी भी नहीं होंगी, कभी भी आप इनको मत देखिए। एक और 5वां एक और है एडवर्टीजमेंट, सॉरी कहां पे आ गए, यस एडवर्टीजमेंट को क्या देखना, एडवर्टीजमेंट आप नहीं देख सकते उसको, क्या उसमें कुछ नोटिस होते हैं, किसी के बारे में कोई विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, उनके कुछ नोटिस होते हैं, किन्हीं की डेथ होती है तो उनको उनकी पहचान करने के लिए कुछ होता है, कोई नाम चेंज कर रहा है, वो भी चीज़ें नहीं पढ़नी। हाँ ये पढ़ सकते हो कि कहाँ कहाँ पोस्टें आई हैं, कहाँ कहाँ पर रिक्रूटमेंट्स हैं, ठीक है ना। जैसे द ट्रिब्यून पेपर है, द ट्रिब्यून पेपर को आपने कैसे पढ़ना है वो उसके बारे में उसकी जो क्लासिफाइड है, अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है तो बुधवार का, वेडनेसडे का पेपर है वो फाइंड कर सकता है। वैसे तो नेशनल पेपर के में जितने भी बुधवार के टाइम पे ये सारी चीज़ें आती हैं, कहाँ कहाँ पर रिक्रूटमेंट है वो सब बुधवार के न्यूज़पेपर में किसी ना किसी पेपर में वो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो सोचिए अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप वो पढ़ लेंगे, और जो चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर आपने उन चीज़ों को ध्यान कर लिया, तो आपकी नॉलेज कहाँ जाएगी, आपकी वोकैबुलरी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छे हो जाएंगे विद इन 6 मंथ।
ये एक तपस्या है, मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं रब कर देता हूं। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत सारे लोगों का एक डिफिकल्ट टास्क है, ये एक तपस्या है। 6 महीने की तपस्या कर लीजिए और आपको मैं गारंटी वारंटी के साथ कहता हूं, आप जैसा पूरी आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में कोई भी पर्सन नहीं होगा, इस बात की गारंटी के साथ ली गई। इतना ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना इस पेपर से, मैं ट्रूली आई एम टेलिंग यू, मेरी लाइफ का जो लाइफ चेंजर है मेरे लिए जो पेपर रहा है, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 पेपर ऐसे हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को बदल दिया। मुझे पढ़ने के लिए कुछ ना मिले, मुझे 1 कप चाय के साथ ये न्यूज़पेपर मिल जाए, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मुझे पता चलता रहता है कि किस तरह से दिन दुनिया में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप कहाँ नॉलेज ढूंढने जा रहे हैं? आप देखिए, एक कहावत मुझे बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रेस करती है कि पेपर के ऊपर किया हुआ पैसा इन्वेस्ट वेस्ट नहीं जाता। पेपर इन द सेंस कि कागज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमने पूरी लाइफ में कागज़ को परचेज़ किया है और उन्हीं से हमने पढ़ा है और हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है। और आगे भी अगर हम इस तरह से अपनी डेवलपमेंट को लेकर जाएंगे तो आपका जो आपका ज़मीर ना आपको ना इजाज़त नहीं देगा। जब ये पढ़ना शुरू करोगे ना, पढ़ लोगे 6 महीने, फिर आपको लगेगा यार नहीं, ये दुनिया अलग है, ये एक ऐसी दुनिया है वाकई में यहाँ पर कुछ मिलता है। उस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको सिर्फ बदनामी मिलती है। जहाँ पर जो लोग युवा भटक चुके हैं, जो लोग इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं कहता हूँ डेली 1 या 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए, आप देखिए आपका डेवलपमेंट कैसे होगा। मैं ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि गांव का लड़का ही भी मतलब नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है, किसी भी जगह से कोई भी पर्सन उठ सकता है। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था यूपीएससी का, प्रियंका कुमारी फ्रॉम देहरादून, एक वहाँ कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने बताया कि जब वो घर पे जाती थी, घर में खाना बनाने के बाद वो पढ़ती थी रात को, सोना तो दूर की बात, घर का काम करती थी। कहती जब मैं खाना बनाती थी तब मुझे रेस्ट मिलती थी और रेस्ट करने के बाद फिर मैं पढ़ने लग जाती थी। तो सोचिए, लोगों ने अपनी रातें काली की हैं। इस तरह से आपको सक्सेस मिलती है, ऐसे सक्सेस नहीं मिलती। यहां पर किसी चीज का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, आप अपने आप को निखारिए, जितना स्टेशनरी के ऊपर आप पैसा इन्वेस्ट करिए, पेन खरीदिए, पेपर खरीदिए, जहां पर भी आपको कोई नया वर्ड मिलता है मैं आपको एक टिप देता हूं, आप अपने बैग में, अगर बॉय है तो आप अपने बैग में, अगर गर्ल है तो आप अपने पर्स के अंदर एक छोटा सा नोट पैड जरूर रखिए। कहीं पे भी आपको कोई वर्ड मिलता है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए और घर पे आके उसके ऊपर वर्क करिए, नोटबुक के ऊपर उतार लीजिए, आपको वो वर्ड भी याद रहेगा और आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी याद रहेगी। क्यों नहीं बनेंगे? आप तो बहुत बड़े वक्ता भी बन सकते हैं, आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी भी बन सकते हैं। आप अपने 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 जो चीज़ें हैं आप उनको ईजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ देखिए, ये एक ये मैंने बनाया हैप्पी लर्निंग। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सेशन का एंड करता हूँ। खुशी खुशी पढ़िए। अगर फिर भी कोई टॉपिक रहता हो, कोई पॉइंट रहता हो, यू जस्ट कम टू मी तो क्या आप मुझे कमेंट करिए, आपको डेफिनेटली मैं आंसर आपका दूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन का एंड करता हूं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कोई भी पर्सन चाहे कहीं पे भी बैठा हो, इन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िए। 101% आपकी हर चीज़ जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे, उन चीज़ों में आप खरे उतरेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन का एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।